हाय, आई एम यशोवर्धन। और आज करंट अफेयर्स में आज हम 26 मार्च 2025 की जो खबरें देख रहे हैं, तो कल की एक बड़ी खबर थी और खबर कुछ ऐसी है कि एक हवाई पट्टी बन रही है पचमढ़ी में। बनाने के लिए कोशिश की है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, उस पर एनजीटी ने रोक लगा दी और एनजीटी ने ऑलरेडी उस पर 1.5 साल पहले स्टे दे रखा है। तो अब सवाल बनता है कि आखिर ये पचमढ़ी कहाँ पर है, क्या है, एनजीटी क्या है और क्या एनजीटी क्या काम करता है। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं उससे संबंधित क्या खबरें हैं। तो एनजीटी का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये वही खबर है जो इन अखबारों में जो मैंने यहाँ निकाली है। वो क्या है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पचमढ़ी में राज्य सरकार की एक हवाई पट्टी एयर स्ट्रिप है, जिससे कि छोटे हवाई जहाज जो हैं वो उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, निर्माण की योजना को खारिज कर दिया कि एक एयर स्ट्रिप बनाई जा रही थी। और बनाई नहीं जा रही थी, वो ऑलरेडी पहले से है। ब्रिटिश एरा के टाइम से वहाँ पर 1200 मीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप है पचमढ़ी में, और उसको अब क्या कर रहे हैं कि और बड़ा बना रहे हैं कि उस पर तो भी छोटे छोटे 2 सीटर 5 सीटर मैक्सिमम इतने छोटे छोटे प्लेन है वो उतर पाते हैं, चढ़ पाते हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई इसको और लंबा करना, 1200 मीटर से बढ़ा के कितना 1800 मीटर लंबा बना रहे हैं उसको। सो मध्य प्रदेश का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसने इस पर काम शुरू कर दिया, खोद भी डाला आधे से ज़्यादा। फिर छिंदवाड़ा के एक सज्जन हैं, 2 लोग हैं, उन्होंने अपील की कि ये तो इको सेंसिटिव जोन है, सतपुड़ा नेशनल पार्क या प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसका हिस्सा है पचमढ़ी और इको सेंसिटिव जोन है। तो वहाँ पर बिना पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के, बिना मध्य प्रदेश के वन विभाग की मंजूरी के कैसे कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करना है इतने बड़े पैमाने पर तो उसके लिए मंजूरी चाहिए। दूसरी बात देखिए, कभी भी अगर आप में से किसी ने देखा किसी का घर आसपास है, ट्रेन की पटरी के पास हो, रेलवे स्टेशन के पास हो, बस स्टैंड के पास हो या रोड के पास हो। मुझे अनुभव है कि फरीदाबाद में जहाँ मेरा सरकारी आवास था तो वो हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं, तो मुश्किल से यूँ समझ ली 300-400 मीटर दूर था हाईवे से, राइट। मतलब पूरा कैंपस था हमारा ऑफिस का, वहीं ऑफिस में पीछे कैंपस में रेजिडेंस था मेरा। जब भी कोई ये मथुरा हाईवे से कोई भी ट्रक निकलता था, कोई भी, तो वाइब्रेशन होता था। मतलब मैं घर में अगर सो भी रहा हूँ रात को 12-1 बजे भी ना, तो वाइब्रेशन फील होता था, तो नींद नहीं आती थी। तो साउंड पोल्यूशन, मैं तो इंसान हूँ, मैंने ये बात कह सकता हूँ, जानवर किससे कहने जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, कितना सेंसिटिव मुद्दा है। सो ये मुद्दा अब यहाँ से निकल के आएगा कि पहली बात तो इस तरह के मामलों में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी चाहिए, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी चाहिए, और जो भी ट्रिब्यूनल इस तरह के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या इस तरह की जो बॉडीज़ हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी, देन फिर उस पर करना चाहिए था। अब यहाँ पे वो किया नहीं। अब इसमें क्या है घटना, हम आगे देखते हैं। तो देखिए एनजीटी ने क्या किया, एनजीटी ने कहा कि पचमढ़ी सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर, ये जो जगह है वो उसके बफर जोन में आती है और यह इको सेंसिटिव जोन है। एक और नई चीज़ आपको पता चलेगी, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, क्लियर है। अगर यहाँ पर कोई 19 सीटर विमान को लैंड कराया जाएगा या वो टेक ऑफ करेगा तो साउंड पोल्यूशन होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं आप, साउंड पोल्यूशन होगा जो कि वन्य जीवों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, क्लियर है। सो अब देखिए, तो मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने क्या कहा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कि भाई मध्य प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए, एक नई हवाई पट्टी बनानी चाहिए इस एरिया से बाहर, ठीक है, कि यहाँ पर ना बनाए, वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाहर बनाएं, क्लियर है। तो एक तो हमें ये देखना होगा कि कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, कितने इको सेंसिटिव जोन होते हैं, ठीक है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। और एक और चीज़ देखनी पड़ेगी जो मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं जाके। सो वहाँ पर आपको मिलेगा, हमने 58 जो नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर जो बना था, जो मध्य प्रदेश का 9वें नंबर का हो गया, माधव नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है। और मध्य प्रदेश एक और काय के लिए फेमस है, टाइगर स्टेट भी कहलाता है। कर्नाटका से भी ज़्यादा संख्या टाइगर्स की मध्य प्रदेश में है। ये जो डिसीज़न है जस्टिस शिव कुमार सिंह और एक एक्सपर्ट मेंबर थे अफरोज़ अहमद, इनकी ज्यूरी ने दिया। और छिंदवाड़ा के एक रहने वाले हैं, रिटायर्ड पायलट हैं ये, ब्रजेश कुमार भारद्वाज। अब ये भी पायलट है, इसको तो अच्छे से अंदाज़ा है कितना शोर होता है। आप जब हवाई जहाज में के अड्डे के पास कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे पूरे टाइम आवाज़ें आती रहती हैं। तो देखिए, ये तो मैंने आपको कहानी बता दी कि ब्रिटिश एरा की एक है ये। अब इसमें आप देखिए कमाल की बात तो ये है कि केंद्रीय मतलब सेंट्रल जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उससे परमिशन नहीं ली,
NTCA से परमिशन नहीं ली, ये भी इन्वायरमेंटल परमिशन देता है। देन इसके अलावा मध्य प्रदेश जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे भी परमिशन नहीं ली, और यहाँ पे PWD ने क्या किया, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के, बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के काम चालू कर दिया। फिर इसको क्या 1.5 साल पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर स्टे देने वाला रोक लगा दी, और ये भी बोला था कि अब ये तय किया जाए कि सरकार से कितना जुर्माना वसूल किया जाए, कंपनसेशन लेंगे और वो काय के लिए खर्च करेंगे, फॉरेस्ट के या जानवरों के भलाई के लिए। यहाँ से कुछ सवाल निकल के आते हैं कि NGT क्या है, नंबर 1। नंबर 2 पे हम यहाँ पे देखेंगे और क्या क्या चीज़ें देखेंगे, ये इको सेंसिटिव जोन क्या है, इसे समझेंगे। तो ये 2 चीज़ें इस खबर से हम बड़ी चीज़ें निकाल के लाए हैं, जो कि आपके मेंस के एग्जाम में और प्री के दोनों ही एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की बातें हैं। सो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है। यहाँ से शुरू करें तो देखिए बड़ा कमाल की चीज़ है। देखिए भारत का विशेष पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल है जहाँ पे एनवायरमेंटल मामलों को सुना जाता है, और ऐसे 7 अलग अलग कानून हैं भारत में जो जंगल, जमीन, पर्यावरण, हवा, पानी इत्यादि को बचाने के लिए हैं। उन्हीं मामलों में ये ट्रिब्यूनल सुनवाई करता है। मतलब यहाँ पे कोई जाएगा, कंप्लेंट करेगा, उन पर सुनवाई। वो 7 कानून कौन से, अभी मैं बताता हूँ। अगर मान लो एग्जाम में आ जाए कि वो प्रीलिम्स में ऑप्शन दे दें तो आपको पता रहना चाहिए, और मेंस में जब पूछेंगे तो आपको पता रहेगा कि NGT क्या करता है, राइट। तो ये क्या है, एक किस तरह का ट्रिब्यूनल है, एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए, जो देश में पर्यावरण न्याय सुनिश्चित करने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। क्लियर, अब आगे देखते हैं। सो 18 अक्टूबर 2010 को ये एस्टेब्लिश हुआ, स्थापित होता है। और क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो बिल्कुल संसद में एक कानून बनाया गया, पारित किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, उससे ये बना। तो क्या होगा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे हिंदी में बोलेंगे वैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है, इंग्लिश में बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि पार्लियामेंट में कोई कानून पास करके बनाते हैं उसको बोला जाता है। तो अब ये देखिए क्या होगा, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, और इसका रीजनल जो बेंच है वो भोपाल में भी है, ध्यान रखिएगा। सो अब अगर हम देखें तो किस तरह के मामले, पर्यावरण कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, देन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, और पर्यावरणीय विवादों का क्या होना चाहिए, स्पीडी उसका समाधान देना। तो पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पर्यावरणीय विवादों का त्वरित समाधान, कि भाई स्पीडी उसका निर्णय आ जाए, इससे ज़्यादा लेट ना हो, नहीं तो कोर्ट्स में तो बहुत मामला डिले होता है। तो उसके लिए अलग से बना दिया, जहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज, हर चीज़ को हम कोर्ट में लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सोचिए कितना समय लगेगा। वहाँ तो 4 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। तो ये स्पेसिफिक इनके लिए बनाया गया, किसके लिए, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए। सो ये क्या है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्ध न्यायिक संस्था है ये। इसके पास सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, ये किसी को सम्मन कर सकता है, और इसके जो ऑर्डर होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, बाध्यकारी आदेश होते हैं इनके। देन अगर हम देखें तो इनका तरीका कैसे चलता है, जैसे कि सिविल कोर्ट का चलता है उसी तरीके से चलते, एक दीवानी न्यायालय की तरह इनका चलता है। और वे कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें सुनवाई करता है। सो यहाँ हम देखें तो अगर कोई वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 या 74, देन इसके अलावा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण, हिंदी वाले तो पढ़ लेंगे, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, 1986। देन यहाँ पर क्या, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अधिनियम एक्ट 1980, देन है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट 1991, और है फॉरेस्ट एनिमल कंजर्वेशन एक्ट 1972। इसी के अंतर्गत जितने ये हमारे नेशनल पार्क्स हैं, प्रोजेक्ट टाइगर हैं, वो सब स्थापित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। सो ये 7 वो ऐसे कानून हैं जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून हैं, जिनसे संबंधित मामलों को NGT सुनवाई के लिए लेता है, इसके बाहर के मामलों को नहीं लेगा वो। अब देखते हैं भाई इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, बाकी इसमें जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, और एक्सपर्ट मेंबर अलग अलग फील्ड के होते हैं। कोई इन्वायरमेंट का होगा, कोई फॉरेस्ट का होगा, कोई यहाँ पे वाटर से रिलेटेड होगा, या बायोडाइवर्सिटी। तो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स इसके मेंबर बनते हैं समय समय पर, और जुडिशियल मेंबर होगा। और इसका जो चेयरपर्सन होता है, कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होगा। क्लियर है, ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज को बनाया जाता है। और इनका टेन्योर कितना है, 5 इयर्स, या मैक्सिमम एज ऑफ 65, ये जो कि हम नॉर्मली कहाँ पे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इस तरह का देखते हैं। और हाई कोर्ट में मैक्सिमम एज कितनी होती है जजेस की, 62, बिल्कुल ठीक है। अब हम इनके देखें रीजनल बेंचेस कहाँ कहाँ हैं, जैसे मैंने बताया भोपाल में भी है। तो यहाँ हम देखें तो वेस्टर्न का कहाँ पर है, पुणे में है।
अगर सेंट्रल का देखें तो कहाँ पर है, भोपाल में है। ईस्टर्न सेक्टर का कहाँ पर देखें तो कोलकाता में, और साउथ का देखें तो चेन्नई में है। अब ये जो रीजनल बेंचेस हैं इनको अपनी सर्किट बेंच भी बना सकते कि कहीं पर जाके सुनवाई करना है, तो ये वहाँ रीजनल बेंच को भी ये पावर है, तो ये अपनी सर्किट बेंच भी बना सकते हैं, ठीक है, इनको ये पावर है। अब ये क्या क्या काम करता है इतना आप धीरे धीरे समझ गए होंगे कि अगर कहीं पर भी इन्वायरमेंटल नुकसान, कहीं पर पर्यावरणीय नुकसान होता है तो वहाँ पर मुआवजा देना। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हवाई पट्टी को खोद दिया गया आधा, अब वहाँ जो नुकसान हुआ तो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, मुआवजा उनको देना पड़ेगा। तो वो अभी उसका क्या कर रहे हैं, असेसमेंट किया जा रहा है, ठीक है, उसको जांच की जा रही है कितना असेस किया जाएगा, देन उसको मांगेंगे। देन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की समीक्षा करना कि कहीं पर भी कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है किसी भी प्रोजेक्ट को तो उसको देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे सही तरीके से दिया या नहीं दिया। देन गवर्नमेंट या किसी इंडस्ट्रीज या किसी भी पर्सन, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका कोई बहुत बड़ा फार्म है और आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जानवरों के साथ आप निर्दयता कर रहे हैं किसी तरीके से, तो आपके विरुद्ध भी, प्राइवेट पर्सन के विरुद्ध, इंडिविजुअल के विरुद्ध भी कंप्लेंट हो सकती है। यहाँ तो गवर्नमेंट का तो होता ही है, इंडस्ट्रीज का तो होता ही है। जैसे अनट्रीटेड वाटर को लोग नदी में मिला देते हैं या कहीं पर भी डंप कर देते हैं कचड़े को, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्यों मैंने कहा स्पीडी होता है जस्टिस, 6 महीने के अंदर निपटारा करना है उस मामले का, ठीक है, इनको एक समय सीमा दे दी। अब अगर हम बात करें अब तक इन्होंने ऐसा क्या किया जिसको हम बोलें कि इनके अचीवमेंट्स हैं, तो एनजीटी के अचीवमेंट्स देखें, यमुना की सफाई के लिए जिस पे लगातार ये बात करते हैं, स्टारलाइट प्लांट बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों को खोदा जा रहा था। वेदांता का स्टारलाइट वो था जिसमें क्या कर रहे थे, एल्यूमिनियम बॉक्साइट को निकाला जा रहा था एल्यूमिनियम के लिए। देन आर्ट ऑफ लिविंग, इनके आर्ट ऑफ लिविंग ने क्या, यमुना नदी के किनारे दिल्ली में यमुना का जो पार्ट है, मतलब उसका बैंक है, वहाँ पर एक बड़ा सा इवेंट आयोजित किया उस पूरे खाली मैदान में। बाद में ये सब चले गए और वहाँ पे वो कूड़ा वहीं का वहीं छोड़ दिया, टेंट वगैरह लगाए थे, वो सब पड़ा था, वेस्ट जो था वो सब वहीं पड़ा है। तो जब कंप्लेंट की गई तो आर्ट ऑफ लिविंग एक बहुत बड़ी संस्था है, श्री रविशंकर की संस्था है, तो इनके ऊपर फाइन लगाया गया कि आप खुद साफ करा के नहीं गए, अब इसको साफ कराने पर सरकार को पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को खर्च करने पड़ रहे हैं, तो अब आप फाइन देंगे। तो देख रहे हैं आप मुआवजा। इसके अलावा जो आप कहते हैं ना पटाखे वगैरह पर रोक लग गई, ग्रीन पटाखे आ गए, तो दिल्ली में पटाखों पर इन्होंने बैन लगा दिया। इसके अलावा दिल्ली के आसपास बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं, ठीक है, कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, तो वहाँ पर कई बार आग लग जाती है, कई बार वहाँ पर जैसे हम देखते हैं ना कि फिसल के जो मिट्टी नीचे आ जाता है, कूड़ा नीचे आ जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा इन सबको ट्रीट किया जाए, इनको ठीक किया जाए, यहाँ पे जो भी कूड़ा है उसको साफ किया जाए और उसमें से जो काम का है जिसे हम एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं उसको छान करके पॉलीथीन्स को अलग करें, और जो वहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ट काय में हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, उस मिट्टी को लेकर के खेतों में डाला जाए, जंगलों में डाला जाए। ये इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए और बोला कि सही तरीके से ट्रीट किया जाए। ये जो गीला कचरा, सूखा कचरा, अलग अलग वेस्टेज के लिए बनाए, अलग अलग तरह की डस्टबिन बनाए, इन्हीं को क्रेडिट जाता है सारा इस तरह की चीज़ों का। देखिए अब हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिट्स भी हैं। ये किस तरह के मामलों को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये सिर्फ किन मामलों को देखते हैं जहां पर कि सिर्फ इन्वायरमेंटल इश्यूज हों या फॉरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज हों, इसके अलावा नहीं। इनके पास ना तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और यहाँ पे मैन पावर की अगर बात करें तो वो भी कम है। हमने देखा एक्सपर्ट्स तो लोग हैं, तो इनके पास खुद का कुछ नहीं। इनको क्या इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि जाइए जांच कीजिए, तो गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो जांच करेगी या अदर बॉडीज़ है वो जांच करेंगे। इनके पास अपना खुद का कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अगर इनकी अपील कहीं करना है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। इन्होंने जो डिसीजन दिया इसके अलावा कहीं नहीं हो सकती। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक वर्ड आया था इको सेंसिटिव जोन, ESZ क्या है, ठीक है। सो अब ये क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं कि देखिए क्या है। इको सेंसिटिव जोन एक बफर जोन है, कहाँ पर जो नेशनल पार्क या पर्यावरणीय जो कंजर्वेशन के लिए बनाते हैं तो वहाँ पर उसके इकोसिस्टम की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए कि कोई एरिया है और वो एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट टाइगर बना दिया, एक नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे तय कर देंगे इससे इतने किलोमीटर तक का एरिया जो है वहाँ पर कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं की जाएगी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, जिससे कि जानवरों को बचाया जा सके पॉल्यूशन से या मनुष्यों से संघर्ष से संपर्क से। क्लियर है? अब वो कितना है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर, तो इस तरह के मैंने इसमें MCQs भी बनाए हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इको सेंसिटिव जोन कौन बनाता है, कैसे किया जाता है। तो भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये मिनिस्ट्री बनाती है। और इसके लिए कानून कौन सा है? एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 के तहत एसईजेड घोषित। अब मान लो ये आ गया क्वेश्चन कि कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन से अधिनियम के द्वारा, अभी क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यूज हैं इसमें, राइट। सो अब देखें अब ये क्यों बनाया जाता है। तो जो भी बायोडाइवर्सिटी उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, संरक्षण, मानव गतिविधियां, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उन सबको क्या करना, जो भी इस तरह के एरियाज हैं उनसे दूर रखना, ठीक है, तो नियंत्रण कर सके ताकि वो क्या हो, जो भी सेंचुरी है, पार्क है, उसके इकोसिस्टम पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। और क्या होगा, ये एक तरह के शॉक ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है, कि भाई एकदम से जोर का झटका धीरे से लगे, समझ जाइए कि अगर बाहर कुछ चल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दरवाजा मैं खोल दूं और बाहर कोई चिल्ला रहा होगा तो ज़्यादा शोर अंदर आएगा, ये दरवाजा बंद है तो क्या एक तरह का शॉक ऑब्जर्वर है, उस आवाज़ को कम करके अंदर आने देगा। तो बस उस तरह से ही काम कर रहे हैं, क्लियर है। सो ध्यान रखें। और इसके अलावा स्थानीय लोगों और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाए रखना, ये भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष अगर होगा जंगली जानवरों का, तो क्या होगा, क्या वो तैयार होंगे, वो उन जानवरों को जहर देना शुरू कर देंगे, भाई हमारे खेतों में आ जाते हैं जानवर, हमारी फसल खा जाते हैं या हम पे अटैक कर देते हैं जो भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, तो इस तरह से दिक्कत आएगी। अब देखें तो ये इको सेंसिटिव जोन में क्या क्या नहीं किया जा सकता और क्या किया जा सकता वो देखते हैं। तो देखें, क्या यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती? बहुत ही लिमिटेड। आप बोलेंगे टूरिज्म की, वो हो सकती है, लेकिन आप कह दें कि नहीं वहाँ पे कोई हैवी इंडस्ट्रीज लगा दे, वो नहीं हो सकती है। देन इसके अलावा क्या किसी तरह के केमिकल से रिलेटेड कोई फैक्ट्रीज वगैरह, वो नहीं लगाई जा सकती है। क्या यहाँ पे फॉरेस्ट को काटा जा सकता है? हाँ, लेकिन बहुत ही नियंत्रित तरीके से, कंट्रोल वे में, किसको काटना किसको नहीं काटना उसकी मंजूरी ली जाएगी। देन इको टूरिज्म, यस बिल्कुल, इसको तो और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं ताकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या हो, इको टूरिज्म से आमदनी होने लग जाए। उनको लगा अरे लोग जंगल देखने आते हैं, नेशनल पार्क देखने आते हैं, तो उनको तो जिप्सी दिलाई जाएगी, जाओ भाई सफारी करा के लाओ, तो उनकी आमदनी का जरिया वो बन गया, तो उन जानवरों को बचाएंगे, उन जंगलों को बचाएंगे वो लोग। देन क्या यहाँ निर्माण कार्य वगैरह हो सकता है? तो हो सकता है यहाँ पर होटल, क्योंकि भाई टूरिस्ट आएंगे तो रुकेंगे कहाँ, तो जरूरी है होटल वगैरह बन सकते हैं। अब आता है कि इसकी लिमिट कितनी हो, तो देखिए आमतौर पर 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के दायरे में घोषित किया जाता है। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का 2022 का एक आदेश है कि जितने भी कंजर्व एरियाज हैं उनके चारों ओर कम से कम 1 किलोमीटर तक एसईजेड अनिवार्य है, राइट। बहुत ही कम ऐसे केस हैं जहां पे इस तरह की छूट दी जाएगी कि ऑलरेडी पहले से ही वो वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, कोई होटल बना हुआ है, या इस तरह की कोई चीज़ है जहां से जिसका कि असर नहीं पड़ रहा है इस पर, तभी पॉसिबल है। या लोगों की रहवास रहने के लिए उनके खुद के अपने घर या गांव है, तभी, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है, ध्यान रखें। अब हम देखें तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर हम देखें एसईजेड का कोई फिक्स साइज नहीं है, एक से हम देख रहे हैं कितना 10 किलोमीटर, लेकिन मिनिमम कितना बोल दिया 1 किलोमीटर, वो ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखें कि किस तरह की गतिविधियाँ तय की जाएंगी, तो ये आ सकता है। फिर इसके अलावा आ जाता है कि किस तरह की संवेदनशील या फिर वहाँ पे झरने हैं, पहाड़ियाँ हैं, किन की रक्षा की जाती है, कैसे, ये इससे संबंधित आ सकता है। और ऐसी से संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो 48A, और ये 48 कब जोड़ा गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, इस बात को ध्यान रखें, राइट। सो अब ये देखें जैसे गेर हो गया, कांजीरंगा हो गया, जिम कॉर्बेट हो गए, तो ये एसईजेड हैं, ये ऑलरेडी इनको एसईजेड घोषित कर रखा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एमसीक्यूज जो हैं संबंधित, चलिए आपको आंसर ना दिखाया जाए। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना भाई, 2010। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। अब बताइए एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है, गुड। और मध्य प्रदेश में कौन से सेक्टर का है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ठीक है, मिडिल, ठीक है। चलिए अब अगला है, एनजीटी के पास पर्यावरण संबंधी कितने अधिनियमों के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार है, 7। अभी हमने देखा ना जस्ट, ठीक है, 7, ध्यान रखिएगा, ओके। अब इसका बताइए जरा आंसर क्या होगा। एनजीटी का एक क्षेत्रीय बेंच स्थल नहीं है, कौन कौन सा, पुणे में है क्या, लखनऊ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने लखनऊ नहीं है, ठीक है, क्योंकि चेन्नई है, पुणे है, कोलकाता है, भोपाल है, और दिल्ली तो ऊपर वो हेडक्वार्टर है ही उनका। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, अब कौन सा है। एनजीटी का अध्यक्ष कौन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एनजीटी के फैसले को कहाँ
चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए अब जरा, एनजीटी किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? किस राज्य की विधानसभा में ये कानून पास हुआ था? नहीं, नेशनल तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, विधानसभा नहीं बना सकती। ठीक है, चलिए एक और जुड़ी हुई बात बता देता, जो फॉरेस्ट है कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले वो सिर्फ स्टेट में था, उसको कहां कर दिया? कंकरेंट में किया, ताकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सके कानून। ठीक है, चलिए अब ये बताइए किस तरह की बॉडी है ये? क्वासी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक। वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, एनजीटी का निर्णय कौन से न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? मतलब अगर उन्होंने कोई डिसीजन दिया उसको कहाँ चैलेंज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए अब बताइए जरा, एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, कौन सा नहीं आता इनमें से? राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अब बताइए कितने दिनों में निपटारा करना होता है? कोई भी अगर यहाँ अपील करेगा तो कितने दिन में सुनवाई हो जाएगी? 6 महीने, तो 180 दिन, बिल्कुल ठीक है, सही जवाब आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, एनजीटी में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? बताइए जरा, कोई बताएगा? एक्सपर्ट्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स होते हैं, हमने बोला ना, कोई जल का होगा, वाटर का होगा, कोई फॉरेस्ट का होगा। ठीक है, तो कोई जीव जंतुओं से संबंधित होगा। चलिए अब बताइए जरा, इसका आंसर दीजिए। साउथ की बेंच कहाँ पर है? चेन्नई में है, बिल्कुल ठीक। चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। चलिए इसका काम क्या है? संविधान में संशोधन करना। क्या है? बी, पर्यावरण, जो भी किसी भी तरह की कंपनसेशन देना, अगर किसी तरह की हानि होती है तो उसके लिए मुआवजा तय करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किस तरह के मामले सुने जा सकते हैं इनमें से? सी, ठीक है। ये कहां सुना जाएगा? घरेलू हिंसा का फैमिली कोर्ट, बिल्कुल ठीक है, फैमिली कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। चुनाव से संबंधित याचिका, इलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सिविल कोर्ट, ध्यान रखना क्रिमिनल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब जरा बताइए जरा, इनका टेन्योर कितना होता है? 5 और 65, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब ये बताइए जरा, इको सेंसिटिव जोन किससे बनाया गया था? सोचिए और बताइए अब जरा। या बी से? आंसर इज बी, ठीक है। चलिए 18 का बताइए, SEZ का मुख्य उद्देश्य क्या है? SEZ का पूछ रहा हूं, यहां तो ESZ है। अगर मैं बोलूंगा SEZ का क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर मैं इसे कर दूं, SEZ कर दूं, तो क्या होगा? हाँ, तब ये होगा। गुड गुड, बहुत अच्छी बात। अब लेकिन ये ESZ है तो क्या होगा? ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जरा बता दीजिए अब जरा। 5 किलोमीटर, बी, ओके गुड, 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 से 10 तक था, बिल्कुल ठीक है। सो चलिए यहां तक आपने क्वेश्चंस किए, तो कैसा लगा इस फॉर्मेट में अगर हम लोग डेली किया करें? ठीक है। और मैं सोच रहा हूं कि अब मैं साइट पे नहीं डालूंगा, ताकि जो लोग ये सोच के नहीं आते कि अरे साइट पे तो आ ही जाना है, तो उनको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो लोग बता देंगे, जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ समय बाद दे देंगे या नहीं भी देंगे, चलेगा ना? चलेगा, ठीक है। सो इसका वीडियो जरूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ आप उनको प्रोत्साहित करें कि भाई क्लास में आइए। आप लोग कई बार आके लोग बोलते हैं अरे आपका क्या है सर, आपका तो वीडियो भी मिल जाता है और साइट पे भी आप लोग डाल ही देते हो, आपके तो डेली नोट्स मिल जाते हैं। सो आप लोग ऐसा ना करें, सभी लोग क्लास में आएँ। और चलिए नहीं भी हैं तो आप इसका वीडियो आप क्या करेंगे,
जाके देख सकते हैं। क्लियर है? बट इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और साइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कब? कल? अच्छा चलिए कल मिलेंगे। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।